तो अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। तो एग्जाम्पल 5 में हमें कहा गया है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 टू दी पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। अब यहां थोड़ा सा बात समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है? कुछ संख्या ऐसे लेते हैं जो 0 पर समाप्त हो रहे, जैसे कि 10 ले लेते हैं 0 पर समाप्त हो रहा है, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं और 50 ले लेते हैं। इतना काफ़ी है समझने के लिए। अगर इस 10 को हम तोड़े तो ये 2 गुने 5 बनता है, 20 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 5 यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 5 बनता है। 30 को अगर तोड़े तो 2 गुने 3 गुने 5 बनता है। 40 को अगर तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 यानी कि 2 का क्यूब गुने 5। और अगर 50 को ब्रेक करें तो 2 गुने 5 गुने 5 यानी कि 2 गुना 5 का स्क्वायर। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ 5 संख्या हमने लिया, 10, 20, 30, 40 और 50। इन सभी को हमने क्या देखा कि ये सभी संख्याओं में कॉमन एक बात है कि ये सभी 0 पर समाप्त हो रहे हैं। ये सभी कहाँ समाप्त हो रहे हैं? 0 पर समाप्त हो रहे हैं। और इनके गुणनखंड के रूप में 2 और 5 जरूर हैं, 2 और 5 जरूर हैं, 2 और 5 जरूर हैं, 2 और 5 जरूर है, 2 और 5 जरूर है। यानी हम क्या सीखे यहाँ से, इन सभी एग्जाम्पल्स से हम क्या सीखे कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना जरूरी है। इन दोनों के अलावा कुछ आ जाए इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 इन दोनों का होना किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं कि क्या ये 4 टू दी पावर n जो है ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। चलिए, तो हमें जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये 4 टू दी पावर n जो है यह 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम n के जगह 1 रखते हैं, जब n बराबर 1 हो, मान लेते हैं कि इस n का मान 1 है तो 4 का पावर 1 यानी कि 4। इस 4 को अगर हम तोड़े तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बन जाता है। जब हम n के जगह 2 रखें तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 का पावर 4 बनाता है। इसी प्रकार जब हम n के जगह 3 रखें तो 4 का क्यूब यानी कि 64, ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 का पावर 6 बना रहा है। हमने क्या देखा कि जब हम n के जगह 1 रख रहे हैं तो 2 2 बारी आ जा रहा है, जब हम n के जगह 2 रख रहे हैं तो 2 4 बारी आ जा रहा है, जब n के जगह 3 रखें तो 2 6 बारी आ जा रहा है। इसी प्रकार जब हम n के जगह n रखेंगे तब क्या होगा, ये 4 टू दी पावर n, ये 4 टू दी पावर n क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका पावर n यानी 2 का पावर 2n। यानी चाहे हम n का मान कुछ भी रखते जाएं, 1 रखेंगे तो उसके दुगना 2 आ जाएंगे, अगर 2 रखेंगे तो इसके दुगना 2 यानी कि 4 बारी 2 आ जाएंगे, अगर n के जगह 3 रखेंगे यानी कि 6 बारी 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार जब हम रखते जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 2 तो आ रहा है हर बारी, लेकिन 5 कहीं से आते हुए हमें नहीं दिख रहा है। और हमने अभी सीखा कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना जरूरी है। यहाँ हम सारे कोशिशों के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जब n 1 रख रहे हैं तो 2 2 बारी आ जा रहा है, जब n 2 बारी रख रहे हैं तो 2 जो है वो 4 बारी आ जा रहा है, जब n के जगह 3 रख रहे हैं तो 2 6 बारी आ जा रहा है। यानी जितनी बार हम n रख रहे हैं 2 जो है उसका दुगना बार आ जा रहा है। तो n का ऐसा मान कोई नहीं हम रख सकते कि 2 के अलावे 5 आ जाए, क्योंकि 5 तो कहीं से आते दिख नहीं रहा है, केवल 2 आ रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए
उनके गुणनखंड के रूप में दो और 5 का होना आवश्यक है। हमने क्या देखा कि यहां 2 तो है, यहां 2 है परंतु 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 टू दी पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। क्यों समाप्त नहीं होगा? क्योंकि इसके गुणनखंड के रूप में 5 नहीं है। 2 तो है किंतु 5 नहीं है। और हमने सीखा क्या कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना आवश्यक है। हमने अपने पीछे थोड़ी देर पहले सीखा था इसको, है ना। अब इसी के आधार पर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम लोग करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 के जैसा ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n, इस बार 4 का पावर n की जगह 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो जब हम n के जगह 1 रखेंगे, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बना देंगे। जब n बराबर 1 हो तो 6 का पावर 1 यानी कि 2 गुने 3, 1 बारी 2 1 बारी 3। जब n का मान 2 हो तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। इसको तोड़ा हमने तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब हम n के जगह 3 रखें, जब n बराबर 3 हो तो 6 का पावर 3 यानी 216। जब 216 को तोड़ा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम n के जगह 1 रख रहे हैं तो 1 बारी 2 1 बारी 3 आ रहा है। जब n के जगह 2 रख रहे हैं तो 2 बारी 2 और 2 बारी 3 आ रहा है। जब n के जगह 3 रख रहे हैं तो 3 बारी 3 और 3 बारी 2 और 3 बारी 3 आ रहा है। इसी प्रकार जब हम n के जगह n रखेंगे तो 6 का पावर n यानी 2 भी n बार आएगा और 3 भी n बार आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि हम लोग चाहें इसमें कितना भी गुणनखंड करें 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावे कोई नहीं आ सकता है। हमें जांच करना था कि क्या यह 0 पर समाप्त होगा या नहीं। हमने सीखा 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। यहाँ 2 है 5 नहीं है, 5 के बदले में 3 आ गया है, तो नहीं, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसे भी लिखेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक की किसी भी प्राकृत संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उनके गुणनखंड के रूप में दो और 5 का होना आवश्यक है। यहाँ 2 है परंतु 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा 0 पर समाप्त? क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड के रूप में 2 और 5 होने चाहिए।
2 तो है यहाँ लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि व्याख्या करें कि क्यों 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 भाज्य संख्या। यानी हमें यहाँ बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमने सीखा है क्या, अभाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या के परिभाषा से। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक 1 तथा दूसरा वह स्वयं। और यदि कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड जो है उनकी संख्या 2 से अधिक होगी। क्यों भाई 2 से अधिक होगी, क्योंकि एक और वह स्वयं तो खुद हो गए और किसी और से कटेंगे तभी तो वो भाज्य होंगे। यानी यहाँ हमें बस ये दिखा देना है कि ये संख्याएं जो हैं वो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही है। अगर एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए तब वह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। तो चलिए हम दोनों को चेक करते हैं, जिसमें पहला संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए बड़ा ही आसान, इस पूरे में अगर हम ध्यान से देखें तो 13 हमारा कॉमन हो रहा है ना, 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 13 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 7 गुना 11 गुना 13, तो हमने ले लिया कॉमन, ये तो बाहर आ गया। तो यहाँ बचा 1 और प्लस इस 13 को भी हमने कॉमन ले लिया, यानी यह भी बाहर आ गया, तो यहाँ भी बचा 1। यानी 13 गुने अंदर में गुना कर लेते हैं, 11 गुने 7, 77 को 1 से गुना किया 77 और 1 यानी कि 13 गुने 78। अब हम चाहें तो इस 78 का गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो 2 से ये कटा 39 बार में, 2 से कटा 13 बार में और 2 से कटा 13 बार में। यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13। हाँ 13 से एक बार में ही ना, एक बार ही 13 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर। तो बात यह है कि यह अब 2 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आने का मतलब ये संख्या चाहे जितनी भी हो, ये एक और अपने आप से तो कटेगी, साथ में 2 और 13 से भी कटेगी, है ना। तो एक और अपने आप के अलावा यह 2 और 13 से कट रही है, इसलिए अभाज्य है ना। क्या लिखेंगे कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है। या तो हमने एक संख्या को चेक किया, दूसरी भी चेक कर लेते हैं। दूसरी हमारी है इसी की 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, नहीं गुने 1 प्लस 5 है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इस पूरे में हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे में हमारे पास 5 कॉमन मिल रहा है। तो 5 को अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से 7 बचे, 6 बचे, इस 5 को तो निकाल लिया हमने, तो यहाँ 1 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा और 5 को निकाल लिया तो फिर से 1 ही बचेंगे। यानी 5 गुने गुना कर लेते, इस साइड से गुना करते, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया 24, 24 को 6 से किया 144, 144 को 7 से कर लेता, 28 का 8 कैरी 2 और 98 200, 1008 और प्लस 1, यानी कि 5 गुने 1009। 1009 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडित नहीं कर सकते क्योंकि यह खुद एक अभाज्य संख्या है। अब इसकी पहचान मैंने कैसे की, तो मैंने बहुत बार काटा, इसको काटते गया जाते गया। तो अब ये बात है ना कि सर चेक कहाँ से करेंगे, क्या 1009 है तो 1009 तक चेक करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपको यह देखना है कि यह किसी और से कट रहा है या नहीं कट रहा है तो आप केवल इसके अगल बगल के वर्गमूल को देखिए। तो हमको याद है कि 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो अगर यह संख्या अगर 32 तक में किसी से नहीं कट रहा है तो किसी से नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हैं यह संख्या 32 तक में किसी से नहीं कटती है ना। चेक करने का तरीका है, अगर किसी संख्या को आपको चेक करना हो कि वह उसको हमें काटने के लिए अधिकतम कितना से लगाना होगा तो आप उसका वर्गमूल निकाल करके देख सकते हैं, वर्गमूल से अधिक नहीं होती है ना। तो अब यहाँ पर यह 5 गुने 1009 आया, इसका मतलब यह संख्या चाहे भले कुछ भी क्यों ना हो, ये एक और अपने आप से तो कटेगी, इसके अलावे 5 से भी कटेगी और 1009
9 से भी कटेगी। तो एक तो 1 हो गया, एक यह स्वयं हो गया, एक 5 हो गया और एक 1009 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के 4 गुणनखंड हो गए। यहां पे लिख देंगे कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया, जहां हमें चेक करना था भाज्य संख्या, ये सभी भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने चेक कैसे किया, सॉल्व किया अगर उनके गुणनखंड निकल रहे हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में यहाँ जब हम गुणनखंड किए तो 2 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आ गया, है ना। अब 2 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि यह संख्या एक और अपने आप से तो कट ही रही है, इसके अलावा 2 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है, इसके गुणनखंड 2 से अधिक हो गए, इसलिए यह संख्या भाज्य है। और इसके भी गुणनखंड 2 से अधिक आए, इसलिए यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रवि तथा सोनिया एक वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगाते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लिया जाए कि दोनों एक ही समय एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करें, तो दोनों कितने समय बाद वापस मिलेंगे। अब देखिए, एक वृत्ताकार पथ है, उस पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। दोनों लगातार दौड़ रहे हैं ना, दोनों रुक नहीं रहे, है ना। ऐसा नहीं कि रवि एक चक्कर लगा के रुकेगा कि सोनिया आएगी तब हम आगे दौड़ेंगे, ऐसा नहीं। दोनों लगातार दौड़ते जा रहे हैं, तो हमें बताना है कि कितने समय बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या सीखे, पहले तो ये बताते हैं हम लोग को कितना मिनट में निकालना है, 18 मिनट और 12 मिनट। अब चूंकि ये दोनों लगातार दौड़ रहे हैं तो इससे कम में तो मिलेंगे नहीं, तो इससे ज़्यादा समय में मिलेंगे। तो हमने पहले भी सीखा कि अगर ज़्यादा समय निकालना हो तो हम लोग निकालेंगे HCF, कम समय निकालना हो, कम जब निकालना हो तो हम HCF निकालते हैं। जब ज़्यादा आंकड़ा निकालना हो, जब दी गई डिजिट से दिए गए वैल्यू से हमें ज़्यादा वैल्यू प्राप्त करना तो LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर यह देखने में साफ मालूम चल रहा है कि इन दोनों समय से ज़्यादा समय के बाद दोनों मिलेंगे, तो दोनों का हम निकाल लेंगे LCM। अब चूंकि ये इस एक्सरसाइज में हम अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, तो दोनों का LCM हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल देते हैं। तो 2 से 18 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, सेम 12 का भी निकाल लेंगे। 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो 18 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 और 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि ऊपर ये बना हमारा 2 गुना 3 का स्क्वायर और ये हमारा बना 2 का स्क्वायर गुने 3। अब चूंकि हमको इन दोनों का LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए हमें कॉमन चीज़ का अधिकतम पावर लेना होता है। तो 2 दोनों में कॉमन है, अधिकतम पावर 2 का स्क्वायर, और 3 भी दोनों में कॉमन है, अधिकतम पावर 3 का स्क्वायर, यानी 4 गुने 9, यानी दोनों वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने आज एक्सरसाइज 1.2 का इस वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को भी कर लिए। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लिए। तो अगले वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पर आएंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जहां हमें अपरिमेय संख्याओं को परिमेय सिद्ध करना होगा। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 को अच्छी तरह से बना लें। धन्यवाद।